कहानी एक ऐसे वाक्या की जिसे इतिहास में हमेशा से काले अक्षरों से लिखा जा रहा है। कहानी एक ऐसे नरसंहार की जो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। कहानी एक ऐसे घातक हथियार की जो अब तक का सबसे विनाशकारी हथियार कहलाता है। ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जिसे इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। 1939 से लेकर 1945 तक चले इस महाभयंकर युद्ध ने दुनिया के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को उथल-पुथल कर दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी युद्ध के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करने वाले हैं। वैसे मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कॉर्नर पर दिए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिस्ट्री चैनल। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर की हार हो जाती है। इस बीच फ्रांस, बुल्गारिया, इटली, ग्रीस और रोमानिया जैसे वॉर विनर्स को कई नए क्षेत्र मिल जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन और जर्मन एम्पायर के पतन से कई नए राष्ट्र बने थे। इस वॉर की वजह से उभर कर आए प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में ना देखा जाए, इसलिए लीग ऑफ नेशन मानी राष्ट्र संघ का निर्माण करा गया। इस लीग द्वारा 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस यानी पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष को रोकने, निशस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण वार्ता से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाना था। इस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल पावर्स पर कई ऐसी ट्रीटीज और जुर्माने को थोपा गया जिससे उनकी भावनाओं पर एक गहरा जख्म हुआ। कुछ इतिहासकारों की माने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शायद इन्हीं ट्रीटीज का नतीजा था। इन ट्रीटीज में सबसे अहम थी ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसे खासकर जर्मनी के लिए बनाया गया था। वैसे इस महाभीषण युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को माना गया था, लिहाजा उसे सजा भी ज्यादा मिलने वाली थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई में मौजूदा प्रावधानों के तहत जर्मनी को अपने कई भौगोलिक क्षेत्रों को खोना पड़ा। किसी जमाने में जर्मन साम्राज्य कहे जाने वाला जर्मनी अब सिकुड़ कर एक छोटा सा प्रांत बन गया था। ट्रीटी के तहत जर्मनी ने अपने मुख्य व्यापारिक केंद्र डेजिंग और मेमल बंदरगाहों को भी गंवाया था। इस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी अगले 12 सालों तक 1 लाख से ज्यादा थल सेना यानी आर्मी नहीं रख सकती थी। इसके अलावा उसे वॉर वेपन्स को मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंपोर्ट करने की भी इजाजत नहीं थी। ट्रीटी में मौजूद अगले प्रावधान के तहत जर्मनी नुकसान भरपाई के तौर पर 5 अरब डॉलर की राशि को जमा करवाएगी। ऐसे कई दमनकारी अधिनियमों के चलते जर्मनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों में पिछड़ रहा था। इस ट्रीटी के चलते जर्मनी में बहुत बड़ी मात्रा में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर थी और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी इंसान ब्रेड के एक टुकड़े के लिए भी किसी की भी जान ले सकता था। ऐसी सिचुएशन में एंट्री होती है हमारे नायक की। हालांकि इसे नायक कहना थोड़ा विवादास्पद लगता है। खैर, इस अजब गजब पर्सनालिटी वाले इंसान का नाम था एडोल्फ हिटलर, जिसने जर्मनी में बिगड़ते हालातों का फायदा उठाते हुए वर्साइल ट्रीटी को पलट देने, जर्मनी के धन और वैभव को फिर से बहाल करने और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वाले खोखले वादे किए। लिहाजा लोगों को उसके अंदर आशा की किरण दिखाई देने लगी थी। हिटलर 1933 में जर्मनी की सत्ता पर आ जाता है, जहां आगे चलकर वो खुद को डिक्टेटर यानी तानाशाह घोषित कर देता है। अपने तानाशाही रवैये को मद्देनजर रखते हुए हिटलर खुली तौर पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल का उल्लंघन करता है, जिसमें जर्मनी की सेना तथा हथियारों का गुप्त तरीके से निर्माण शामिल था। युद्ध की शुरुआत
जर्मनी ने अपने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत पोलैंड से की। हिटलर हमेशा से पोलैंड को अपने क्षेत्र का हिस्सा मान रहा था। 1 सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर उसने खुले तौर पर जर्मनी के इंडिपेंडेंट स्टेटस का प्रूफ दिया। जर्मनी के इस अड़ियल रवैये को देख ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इतिहास में इसी घटना को इस महाभीषण युद्ध का आरंभ माना जाता है। एक फ्रंट से पोलैंड के साथ लड़ते हुए जर्मनी ने अपनी दूसरी फ्रंट को डेनमार्क और नॉर्वे की सीमा पर उतारा। पूरी ताकत से बढ़ रहे जर्मन सेना को देख डेनमार्क सरेंडर कर देता है। वहीं नॉर्वे ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से जून 1940 तक जर्मनी का मुकाबला करते रहता है। जर्मनी की कमान संभाले बैठा हिटलर को ब्रिटेन और फ्रांस का उसके हर युद्ध अभियान में टांग अड़ाना कुछ ज्यादा ही खटक रहा था। लिहाजा उसने एक एक कर दोनों से निपटने का फैसला किया। स्कैंडिनेवियाई देशों के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद जर्मनी ने फ्रांस के साथ साथ बेल्जियम और हॉलैंड पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में जर्मनी द्वारा ब्लिट्जक्रीग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। ब्लिट्जक्रीग टेक्निक का अर्थ होता है दुश्मन सेना पर अपने फाइटर प्लेन्स द्वारा बड़ी मात्रा में हमला कर सब कुछ बर्बाद कर देना। इसमें दुश्मन को संभलने और दूसरा मौका पाने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। लिहाजा जर्मनी के इस घनघाती हमले ने फ्रांस पूरी तरह से बिखर जाता है और सरेंडर कर देता है। ये हिटलर की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी, जहां उसने यूरोप में मौजूद सबसे अहम ताकतों में से एक फ्रांस को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। अहंकार से भरा हिटलर अब ब्रिटेन की तरफ नजर गड़ाए था। लिहाजा उसने जुलाई 1940 में ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर डाली। यह लड़ाई पूर्ण रूप से हवा में लड़ी जाने वाली लड़ाई थी। जर्मन एयरफोर्स द्वारा ब्रिटेन के मुख्य कारखानों और शहरों पर हमला हो रहा था, मगर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स इस हमले को कम से कम नुकसान के साथ अच्छी तरह से डिफेंड करने में कामयाब रही। ब्रिटेन द्वारा मिली इस शिकस्त के चलते हिटलर पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है। सत्ता पाने की लालसा से वो इंसान इतना सम्मोहित हो गया था कि आए दिन वो किसी न किसी देश पर हमला किए जा रहा था। यही से हिटलर इन छोटे छोटे युद्धों को धीरे धीरे वैश्विक रूप दे रहा था, जो आगे चलकर एक खतरनाक महाभीषण महायुद्ध में तब्दील होने वाला था। ब्रिटेन से हारने के बाद हिटलर ने रूस के साथ किए रेबेट्रिक संधि को नजरअंदाज करते हुए 1941 में अपनी सेना को रूस में घुसने का आदेश दे डाला। रूस में सेबेस्टोपोल को अक्टूबर के अंत तक जीत अगला कदम मॉस्को की तरफ बढ़ाना जर्मन सेना का एकमात्र मकसद था, मगर कड़ाके की ठंड की वजह से जर्मन सेना का हौसला भी ठंडा पड़ रहा था। इसी बात का फायदा उठा रूसी सेना ने जोरदार पलटवार करते हुए दिसंबर तक सिचुएशन को संभाले रखा। इसी बीच अमेरिका के व्यापारी प्रतिबंधों से परेशान जापान 7 नवंबर 1941 को अमेरिका एयर नेवी बेस पर्ल हार्बर पर हवाई हमला करता है। यह हमला इतना जोरदार था कि अमेरिका नेवल बेस के कई फाइटर जेट्स खड़े खड़े आग के स्वाधीन हो जाते हैं, जहां हजारों की संख्या में सैनिक भी मारे जाते हैं। यह घाव इतना बड़ा था कि ना चाहते हुए भी अमेरिका इस युद्ध संग्राम में कूद जाती है। यह साल था 1942 का, जब अमेरिका के कुछ फाइटर जेट्स ने अपनी अतुलनीय शौर्य का परिचय देते हुए 4 जापानीज कैरियर्स और एक सबमरीन को जल समाधि दे डाली। वही जर्मन नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार और उनकी होने वाली सामूहिक हत्या की खबरें चारों तरफ फैल रही थी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस नीति को अमेरिका द्वारा उखाड़ फेंकने की मांग होने लगी। लिहाजा अमेरिका मित्र राष्ट्र के साथ इस युद्ध में आ गया। अब पिक्चर कुछ इस प्रकार बन गया था। एक तरफ थी अलाइंड पावर्स और दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर्स। अलाइंड पावर्स में यूएसएसआर, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना जैसी ताकतें थी। वही एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली का समावेश था। अमेरिका के इस युद्ध में आ जाने से अलाइड पावर्स की ताकत 2 गुना बढ़ गई थी। परिणामवश 1942 में ब्रिटिश सेना ने उत्तरी अफ्रीका में घुस जर्मन सैनिकी बेड़े को उखाड़ फेंका। वही दूसरी ओर यूएसएसआर के साथ चल रहे युद्ध का भी रिजल्ट लग गया, जहां 1943 में
भारी नुकसान के साथ जर्मन सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। लेकिन रूस इतने से चुप नहीं बैठने वाला था। उसे हिटलर से उस बात का बदला लेना था जहां उसने उनके साथ हुई संधि को तोड़कर रूस पर आधिकारिक रूप से हमला कर डाला था। यूएसएसआर को हिटलर के इन साम्राज्यवादी नीतियों से बेहद घृणा हो चली थी। अगर हिटलर उनके हाथ लग जाता तो वो न जाने उसके साथ क्या क्या करते, मगर ऐसा नहीं हुआ। 21 अप्रैल 1945 को रूसी सेना के जर्मन कैपिटल्स बर्लिन पर पहुंचने के साथ ही अगले 7 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को हिटलर ने अपने आप को गोली मार आत्महत्या कर दी थी। वहीं दूसरी ओर इटली के तानाशाह मुसोलिनी को वही के कुछ देशभक्तों ने पकड़कर फांसी पर लटका दिया था। इसके 2 महीने बाद यानी 7 मई को जर्मनी और इटली की सेना ने आधिकारिक तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ साथ इस भीषण युद्ध का यूरोप में समापन होता है। अपने 2 साथियों के आत्मसमर्पण करने के बावजूद भी जापान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा था। युद्ध में आत्मसमर्पण करना उसके वॉरफेयर का हिस्सा नहीं है, ऐसा उनके एम्परर हिरोहितो का मानना था। वैसे देखा जाए तो जापान को हराना बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा मुश्किल भी था, जिसका कारण है जापान का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। जापान छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जहां एक साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को लड़ाना लाजमी हो जाता है। इस पेचीदा लड़ाई में अमेरिका ने अपने हजारों सैनिकों को खोया था, मगर किसी भी तरीके से अमेरिका को इसका सॉल्यूशन निकालना था, डिप्लोमेटिक तरीके से या फिर जंग करके। डिप्लोमेटिक तरीका तो काम नहीं आ रहा था क्योंकि जापान किसी भी तरह से सरेंडर करने को तैयार नहीं था। वही दूसरी ओर जापान से जंग तो 3 सालों से जारी ही थी। अब वक्त था कुछ नए करने का, वक्त था एक ऐसे हथियार को बाहर निकालने का जिसे शायद ब्रह्मास्त्र के साथ कंपेयर करना गलत नहीं होगा। 1942 में अमेरिका में हुए एक एक्सपेरिमेंट के चलते इस महाविनाशकारी हथियार का जन्म हुआ, जिसका नाम एटम बॉम्ब यानी परमाणु था। हालांकि इसका इस्तेमाल करना अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमन को कतई मंजूर नहीं था, लेकिन उनके सामने अब कोई विकल्प भी बचा नहीं था। लिहाजा उन्होंने अपने कड़वे मन से इस महाभीषण हथियार को इस्तेमाल करने की इजाजत दे डाली। 6 अगस्त 1945 का वो दिन जब जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा पहला बम गिराया जाता है। देखते ही देखते सारा हिरोशिमा इस बम से निकले रेडियो एक्टिव उत्सर्जन से भर जाता है। यह नजारा वाकई में दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ लाशों के भंडार और चीखों से सारा आसमान करुणा की भीख मांग रहा था। इस हमले के 3 दिन बाद अमेरिका जापान पर एक और परमाणु हमला करता है। अब जगह थी नागासाकी शहर। जापान पर हुए इन 2 हमलों से वो पूरी तरह से बिखर रहा था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जापान पर एक और हमले की तैयारी में था। जापान अब तीसरा हमला एफोर्ड नहीं कर सकता था, लिहाजा उसने 14 अगस्त 1945 को आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण करते के साथ ही पूर्ण रूप से इस दूसरे महायुद्ध का समापन होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस महाभीषण युद्ध की। ये युद्ध टोटल 6 साल 1 दिन तक चला। इसके चलते कुल मिलाकर 73 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें 50 करोड़ तो आम जनता ही थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार था। इस युद्ध के चलते ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने कॉलोनियल पावर्स को खो दिया था। इन दोनों का अपनी अपनी कॉलोनीज पर नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ब्रिटेन की सबसे बड़ी कॉलोनी कहे जाने वाली भारत भूमि पर भी अब आजादी के नारे लगने लगे थे। 1945 में ब्रिटेन में आई लेबर पार्टी की सत्ता भारत के आजादी के लिए वरदान साबित हुई। सत्ता में आने के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने भारत की आजादी की प्रक्रिया शुरू कर दी। मित्र राष्ट्रों द्वारा यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति बहाल करना था। यही से नई सुपर पावर्स दुनिया के सामने उभर कर आई, जिसे आज भी हम अमेरिका और रशिया के नाम से जानते हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें इस प्रकार के किसी भी युद्ध का सामना करना ना पड़े।
तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।